सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी, और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है 3 दोस्तों की, और उन तीनों के नाम थे राकेश, सुरेश और कपिल। ये तीनों जहाँ भी जाते तो एक साथ ही जाते थे, और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो ये तो सबको पता था कि वहाँ ये तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में ही एक बाबू नाम का लड़का था और उसकी शादी होनी थी, और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी। और उस बारात में राकेश, सुरेश और कपिल भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती की। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती ही हैं। ये सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वे तीनों तो डीजे पर डांस कर रहे थे, और फिर डांस करने के बाद खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 बज गए। तभी कपिल ने राकेश के कान में कहा, यार भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद राकेश ने बात सुरेश को बताई तो सुरेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले। तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मजा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर कपिल ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद राकेश पास में ही पड़ा एक डिब्बा उठा लाया और उसमें पानी भर कर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर राकेश ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है। तीनों को समझ नहीं आया कि कौन था, पर जो भी था वो सफेद कपड़ों में ही था, और तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी सुरेश ने कपिल से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद कपिल डिब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। राकेश और सुरेश दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से कपिल की आवाज आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है। कपिल की आवाज सुनकर राकेश और सुरेश ने वहीं से आवाज लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। फिर कपिल ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डिब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। राकेश और सुरेश ने देखा कि कोई डिब्बा उठाकर सड़क पर ही भागा जा रहा था। तभी सुरेश ने कहा, ये तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से कपिल भी भगा चला आ रहा था, शायद वो अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डिब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी राकेश ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था डेरा कब्रिस्तान। ये देखकर राकेश घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे तुम रुक जाओ भाई, ये कब्रिस्तान है। ये सुनकर सुरेश और कपिल भी रुक गए। अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन ये तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान ही है, और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे। तभी राकेश ने अपने मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो सुरेश जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। सुरेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने सुरेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहां से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण सुरेश को चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया।
ये देखकर राकेश और कपिल ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। बाउंड्री तो ज्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए। और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफेद कपड़े में अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया और अभी बाउंड्री पर बैठा हुआ था। अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार राकेश की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद राकेश उसको पहचान गया था कि वो कौन है। आगे की कहानी इसी तरह सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर राकेश ने कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर कपिल ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद राकेश ने बताया, अरे ये सुरेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। ये कहकर राकेश ने सुरेश को आवाज दी, अबे सुरेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर राकेश और कपिल उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेजी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहां साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। राकेश और कपिल आवाज मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन सुरेश बाहर ही था, उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से। लेकिन ये सुनकर कि वहाँ साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था, फिर एकदम से सुरेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था, सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो, भाई वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी सुरेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर कपिल और राकेश भी पहुंच गए। सुरेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कपिल और राकेश के गले मिलने लगा। सुरेश बाउंड्री पर से ही यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। ये सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी सुरेश लगातार आवाज मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि सुरेश को तो पता था साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए, घबराते हुए काफी देर तक सुरेश उसी दीवार के पास से आवाज मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में सुरेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश तो फिर उड़ गया, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर यहाँ से कूदा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो ये भी सोच रहा था ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नजर नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो ये थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहाँ से उस ओर से भागने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुँच गया। वहाँ सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि राकेश और कपिल कब्रिस्तान में हैं, चलो कोई बचाने, चलो कोई, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। लेकिन उसके बार बार चीखने, चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि सुरेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों।
और आज किस मुसीबत में फंस गए। ये सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि राकेश और कपिल कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था सुरेश। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग सुरेश, राकेश और कपिल को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे ये तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे आखिर गए कहाँ ये तीनों। और थोड़ी देर बाद राकेश के पिताजी के फोन पर राकेश के नंबर से फोन आया और जब उसके पिताजी ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये किसका नंबर है। फिर राकेश के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहाँ मिला। उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जनों की लाश और हैं। इतना सुनकर राकेश के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गवाएं तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 जनों की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी सुरेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर पत्थर मार रहा था। राकेश और कपिल की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। तो फिर सुरेश यहाँ से वापस कैसे गया था, जानने के लिए इंतजार करें दूसरे भाग का, जो जल्दी ही